ओम शांति। आज हम आप लोगों को बीके टीचर्स कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड कनेक्ट वन ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे। लेकिन आज जो हमारा सबसे पहला दिन है, तो उस पहले दिन में आपको हम कंप्यूटर की जो भी नॉलेज है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसमें जो भी पार्ट्स है उनके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो वो सारे बातें हम आपको बताएंगे। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, तो उसका इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिनके थ्रू हम माने उनके जरिए स्टोरिंग माना कुछ स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग माना कुछ ऑर्गेनाइज कुछ करना हो तो उसके लिए, फिर फाइंडिंग वर्ड्स एंड नंबर्स एंड पिक्चर्स एंड कैलकुलेट माना कैलकुलेट कुछ करना हो, जैसे हम ऑडिट का सब कुछ करते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके जरिए। फिर और भी चीज़ें होती है जिससे कंट्रोलिंग अदर मशीन्स, यहाँ देख रहे हैं कि कंट्रोल अदर मशीन्स, जैसे कि आजकल जो आप कलर के शॉप में जाते होंगे तो कलर मिक्स करने के लिए भी वहाँ कंप्यूटर का मशीन यूज़ होता है। और जो भी क्लॉथ्स की फैक्ट्री आदि जो भी और केमिकल फैक्ट्रीज होती है, बहुत सारी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी मिल्स आदि होते हैं जहाँ मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो ये आपने देखा कि कंप्यूटर क्या क्या काम करता है। वैसे तो सिंपल नॉलेज है सभी को ये वाली। देखेंगे कि फर्स्ट कंप्यूटर जो है दुनिया के अंदर वो था ENIAC, इन्वेंटेड बाय जे प्रेस्पर इकार्ट एंड जॉन मोचली एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। तो उसमें शुरुआत में उसने कंस्ट्रक्शन उसका शुरू किया, माना बनाने के लिए शुरू किया 1943 में, लेकिन वो कंप्लीट होने में 3 साल लगे। 1943 में शुरू किया और उसको बनाने में टाइम लगा, 1946 को कंप्लीट हुआ। और वो ऐसा एक बड़ा कंप्यूटर उन्होंने बनाया जिसके अंदर 1800 स्क्वायर फीट की उसकी जगह में उसको रखना पड़ता था, मैंने एक इतना बड़ा हॉल उसके लिए चाहिए। और उसमें यूज जो हुए थे वैक्यूम ट्यूब्स, वो 18,000 ट्यूब्स थे। और माना उस जो सर्किट आदि रहता है उसको वैक्यूम ट्यूब्स बोलते हैं। फिर उनका जो वेट था वो 50 टन्स, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा। वो भी आपको हम यहाँ दिखाएंगे कि देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना बड़ा ये होल है उसके अंदर, और इतने सारे जो सर्किट आदि उसकी ट्यूब आदि जो भी, इतना बड़ा साइज का उन्होंने कंप्यूटर मशीन बनाया था। लेकिन उसमें इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी जितना आप आज लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप यूज़ करते हो। उसके बाद फिर फर्स्ट प्रोग्रामेबल माने एक डिवाइस जिसके प्रोग्राम उसके अंदर डालते थे और उनसे भी और कार्य हम करते थे। तो वो चार्ल्स बेब जब आए तो उन्होंने, चार्ल्स बेब ने एक ऐसी छोटी यूनिक मशीन बनाई, आप यहाँ देख सकते हैं। उनके थ्रू फिर ये मशीन आदि उसको ऑपरेट करते थे। तो ये थोड़ा यूनिक बनाया था। उसके बाद एक मॉडल, और उसके बाद IBM कंपनी, उन्होंने IBM कंपनी ने 1981 में एक ऐसा एक छोटा यूनिक कंप्यूटर बनाया जो एकॉन, माना उसका जो प्रोसेसर होता था वो 8088 प्रोसेसर और 16 KB ऑफ मेमोरी, उसकी रैम जो होती थी वो 16 KB से एक्सपेंडेबल होके 256 तक। आप देख सकते हैं कि यहाँ दिखाया हुआ है 16 KB से लेके 256 MB की जो रैम होती है। तो उस रैम से आपको पता चल जाएगा कितना काम हो सकता है। आजकल आप मोबाइल में भी यूज़ करते हैं तो कम से कम 2 GB रैम वाला, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 GB और इससे भी ज़्यादा कोई यूज़ करते होंगे। तो
उसकी स्पीड और इसकी स्पीड में बहुत ही डिफरेंस रहता होगा, क्योंकि उसको रैम जितनी ज़्यादा होती है उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। लेकिन ये जो कंप्यूटर था उसमें रैम तो इतनी नहीं थी, और उसमें सिर्फ MS डोज, आपको यहाँ दिखाई देगा MS डोज, उनके थ्रू ही ये चलता था। माना MS डोज कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है कि उसमें आपको कोई पिक्चर्स वीडियोस दिख सके। वो कोई विंडो ऐसी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थी कि उसमें आप और सॉफ्टवेयर से काम कर सके। आपने शायद देखा हो कोई कोई ऐसी शॉप आदि जैसे आजकल ये मेडिकल शॉप वाले यूज़ करते हैं, तो उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक स्क्रीन दिखती है, ब्लू कलर की स्क्रीन या तो ब्लैक स्क्रीन रहती है, उसमें अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन आदि सब कुछ होता है और उनसे उनकी कारोबार चलती है। तो सबसे पहला जो 1981 में ये आया, तो उसमें सिर्फ MS डोज था। जैसे विंडोज़ XP, विंडोज़ 95 वो सब कुछ नहीं था उस समय। उसके बाद ये सारी सिस्टम आई। फिर कंप्यूटर में हम देखें तो दो पार्ट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर माना जहां हम जिसको हम टच कर सके, जैसे CPU को टच कर सकते हैं, स्क्रीन को टच कर सकते हैं, कीबोर्ड और माउस को हम टच कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो चल रहा है स्क्रीन के अंदर, वो सारे सॉफ्टवेयर जो है या तो जो भी और प्रोग्राम है उसको हम देख सकते हैं, लेकिन इसको टच नहीं कर सकते, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्डवेयर के बारे में, जो बाहर की साइड का जो भी है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में मदरबोर्ड एक ऐसी सिस्टम है जिसको हम बोलेंगे कि वो एक जैसे पूरा कंप्यूटर ऑपरेट करने का काम जहाँ से होता है वो होता है मदरबोर्ड के अंदर से, उनके ही थ्रू पूरी सिस्टम चलती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ मदरबोर्ड कैसे, यहाँ ये सिस्टम उसकी बनी हुई है मदरबोर्ड की, वो आप देख सकते हैं। और उसमें रहता है CPU, जिसको हम बोलते हैं CPU माना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो वो एक माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम होती है, उसमें चिप लगी रहती है। उसके थ्रू कंप्यूटर पूरा जो इनपुट और आउटपुट का जो काम है वो करता है। उसमें भी डिपेंड्स रहता है कि वो कोर i2, i3, i7, उसके बाद भी जो भी जनरेशन लेटेस्ट आई, आज शायद मेरे ख्याल से i10 तक चल रहा है, तो उनसे काफ़ी स्पीड ज़्यादा अप मिलती है। जितना अच्छा आप CPU माना लेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसकी स्पीड अच्छी मिल सकती है आपको। तो उसको कहते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माना वो एक जैसे माइंड है कंप्यूटर का, उसके आधार से पूरा वर्क होता है, उसमें डाटा एंटर होता है, उसका वो आउटपुट, मतलब कंप्यूटर है वो 001 माना 0101 की लैंग्वेज से वो चलता है, उसको उनसे ही वो काम करता है। में जो डाटा एंटर होता है उसको कैलकुलेट करके 0101 करके वो फिर आपको आउटपुट मिलता है उसके थ्रू। एक टाइप की लैंग्वेज होती है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मदरबोर्ड के ऊपर CPU का स्थान कहाँ है, देख सकते हैं। ये जो एक यहाँ मदरबोर्ड के ऊपर CPU माना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ लगता है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि फैन भी लगा हुआ है। फैन इसलिए लगा रहता है क्योंकि वो हीट ना हो जाए, क्योंकि ये इसमें पावर सप्लाई बहुत सारे लगे हुए हैं और वो हीट होने की भी चांसेस रहती है, तो उसके ऊपर फैन के कारण उसको कूल रखता है और जो प्रोसेस उनकी है इनपुट आउटपुट की वो सही रीति से चलती रहती है और अच्छे से फास्ट वर्क चलता रहता है। उसके लिए उसको कूल रखने के लिए ऊपर फैन भी लगा रहता है। आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड में उसका स्थान कहाँ पर है, आप यहाँ देख सकते हैं कि मदरबोर्ड में उसका स्थान यहाँ पर है। फिर उसके बाद है RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम जो है उसका काम क्या है,
एक ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसको हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो डाटा ये तो करंट यूज kept on they be quickly reached by the device processor. रैम ऐसी एक चीज है कि रैम से ही पूरी सिस्टम चलती है। जैसे जैसे वो सीपीयू है उसी रीति से रैम का भी मेन रोल होता है उसमें, क्योंकि जो टेम्परेरी स्टोरेज होता है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर या तो कोई प्रोग्राम रन करते हो तो वो जो रन करने का लोड होता है वो टेम्परेरी रैम के ऊपर जाता है। फिर उसके ऊपर आप जो भी वर्क करेंगे, समझ लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम फोटोशॉप का काम करते हैं, फोटोशॉप में जो भी डिजाइनिंग आदि करते हैं तो उसका टेम्परेरी लोड जाता है रैम पे। और फिर उसके बाद जो फाइनल जो हम डेटा सेव करते हैं, जैसे हम सेव करते हैं तो फाइनल जो परमानेंट डेटा स्टोर होता है उसको हार्ड ड्राइव में हम स्टोर करते हैं, उसको हार्ड ड्राइव बोलते हैं। तो हार्ड ड्राइव में भी अलग अलग टाइप्स की होती है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन रैम का मेन काम है कि वो परमानेंट नहीं लेकिन टेम्परेरी डेटा उसमें स्टोर होता है। और जितनी अच्छी GB की रैम होगी, जितना उनका कैपेसिटी ज़्यादा होगा, उतनी कैपेसिटी से वो प्रॉपर वर्क करता रहेगा रैम से, कोई भी सॉफ्टवेयर हैंग नहीं होगा और फास्ट रीति से काम चलता रहेगा। वो आपके जो सेंटर पे जो भी आपके कारोबार के ऊपर डिपेंड्स रहता है। जैसे छोटे सेंटर है तो उसके लिए तो मैं समझता हूँ तब तक 4 GB रैम वाला वो अगर सिस्टम खरीदते हैं डेस्कटॉप या तो लैपटॉप तो उनका चल जाएगा। और बड़े सेंटर है तो उनके लिए तो फिर अगर उनको ग्राफिक्स डिजाइन, वीडियो एडिटिंग का जो जहाँ कारोबार ज़्यादा रहता है तो उनके लिए 8 GB तक वो लेते हैं तो बेटर है। तो उसके कारण वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स डिजाइन का भी कारोबार कर सकते हैं। तो ये हो गया रैम। रैम में भी बहुत सारा कैपेसिटी वाली मिलती रहती है, 16 GB तक का भी कोई कोई यूज़ करते हैं, लेकिन वो जो प्रोफेशनली होते हैं, वर्क करते हैं, उसको ज़्यादा वो ज़रूरत रहती है, हमें इतना ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है उनका कहाँ उनका स्थान है। तो मदरबोर्ड में आप देख सकेंगे यहाँ स्लॉट होते हैं। इस स्लॉट में ये रैम, देखो ये एक रैम या 2 रैम आप लगा सकते हैं। 2 स्लॉट यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये इसके पिन लगे हुए हैं। इसको पकड़ में कैसे करते हैं देखो आप, एक यहाँ होती है रैम और दूसरी उसके बगल में आप सेट कर सकते हो। उसको प्रेस करने से वो अंदर फिट हो जाती है रैम उसके स्लॉट के अंदर। एक दूसरी बात हम आपको बताएं कि कोई कोई सिस्टम में कुछ एक समय के बाद वो प्रॉपर शुरू नहीं होती सिस्टम, क्योंकि उसमें क्या होता है कि यहाँ थोड़ी मिट्टी आदि लगने से, या तो और भी बारिश के सीजन में कुछ एटमॉस्फेयर खराब होता है, उस समय भी यहाँ थोड़ा पानी जैसा लग जाता है अगर, तो यहाँ ये थोड़े जो ये आपको दिखता है उसका छोटी छोटी पिन होती है, इनसे डेटा वो रीड करता है और आउटपुट देता है। तो यहाँ अगर मिट्टी आदि सब लगता है तो उसके कारण वो प्रॉपर वर्क नहीं होता है। तो अगर आपको उनको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, और उसको निकाल के आप वहाँ इरेजर यहाँ लगाइए, इसके ऊपर इरेजर थोड़ा घिसेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और फिर से आप रैम इसमें स्लॉट में डाल देंगे, ये स्लॉट में, तो फिर से प्रॉपर वर्क करने लगेगा। ये थोड़ी हमारे पास जो इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो आपको हमने बताया। उसके बाद जो है वो SMPS, उसका फुल मीनिंग है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये SMPS है। SMPS में जो मेन पावर सप्लाई होता है वो यहाँ इनपुट होता है। देखो आप यहाँ ये इसका सॉकेट लगा हुआ है, उसमें मेन पावर सप्लाई ऑन होता है, और उससे फिर यहाँ से सारे आउटपुट मिलते हैं अलग अलग। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो CPU है माना कैबिनेट है, उसका कैबिनेट के अंदर आप देख सकते हैं
यहाँ SMPS का स्थान है। इसमें पावर सप्लाई यहाँ से देते हैं और अंदर की ओर मदरबोर्ड में जितना चाहिए, प्रोसेसर को जितना चाहिए, हार्ड ड्राइव को जितना चाहिए, CD ड्राइव को जितना चाहिए, फ्लॉपी ड्राइव को जितना चाहिए, मोडेम हो तो उसको जितना चाहिए, वो सब में उसका प्लग लग जाता है, फिक्स रहता है। एक प्लग दूसरे से मैच नहीं होता है, सभी का अलग अलग सॉकेट होता है और वो उसमें उनको जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार उसको पावर सप्लाई देता रहता है। तो ये हो गया SMPS। तो उसका देखेंगे SMPS का। SMPS का जो है स्थान यहाँ पर है, हमने देख लिया, और यहाँ से इनपुट और यहाँ से आउटपुट। उसके बाद हार्ड ड्राइव, एक होता है सॉलिड हार्ड ड्राइव, SSD माना सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, ये हो गया SSD हार्ड ड्राइव। ये हार्ड ड्राइव है, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम उसमें रहता है। इसमें मेमोरी कार्ड टाइप सिस्टम बनी रहती है कि जैसे आप मेमोरी कार्ड में डाटा स्टोर करते हैं और मोबाइल आदि में आप यूज़ करते हैं, या तो पेन ड्राइव में डाटा यूज़ करते हैं, उसमें भी पेन ड्राइव में कोई डिस्क आदि नहीं रहती है। लेकिन जो HDD आप यहाँ देख सकते हैं, HDD हार्ड ड्राइव जो है वो यहाँ नीचे अभी आपको दिखाते हैं कि HDD माना एक कॉम्पैक्ट डिस्क होती है और वो कॉम्पैक्ट डिस्क के अनुसार उनको डेटा रीड और राइट होता है। तो ये डिस्क घूमती है, आपको ये दिखा दे, यहाँ से डिस्क घूमती रहती है और इसके अंदर एक हेड रहता है, वो हेड रीड करता है और उनसे ही उनका पूरा काम चलता है। लेकिन ये उसमें थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि हम लैपटॉप आदि को दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, अलग अलग स्थान पे ले जाके हम अपना कारोबार करते हैं, तो उसके कारण इसमें डिस्क के ऊपर स्क्रैचेज लगते हैं। धीरे धीरे स्क्रैचेज लगना शुरू होता है, या तो मिट्टी आदि थोड़ा लगता है, इतना पैक रहता है उसके कारण मिट्टी तो इतना नहीं लगती है उसके ऊपर, लेकिन स्क्रैच जरूर हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो डिस्क है और थोड़ा लैपटॉप आदि इधर उधर घूमेगा तो उसमें स्क्रैचेज लगेंगे। स्क्रैचेज के कारण उसमें जो स्पीड मिलनी चाहिए लैपटॉप को वो प्रॉपर वैसे नहीं मिलती है और फिर स्लो हो जाती है सिस्टम। तो अगर आप लोगों को खरीदना है तो आप ये SSD वाला सिस्टम यूज़ करो, SSD वाली हार्ड ड्राइव परचेज करो, तो उनसे बेटर थोड़ा आपको वर्क आपका जो है वो फास्ट रीते से भी हो जाएगा और जल्दी से हार्ड ड्राइव ख़राब भी नहीं होती। HDD वाली जो हार्ड ड्राइव है जल्दी से ख़राब होती है और रीड में थोड़ा टाइम लगता है, स्पीड ज़्यादा नहीं मिलती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं CD-ROM। CD-ROM है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, माना अपने सभी ने यूज़ किया ही हुआ है। अभी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमारे सभी सेंटर्स के अंदर CD प्लेयर और DVD प्लेयर यूज़ करते थे। जैसे कैसेट, पहले कैसेट प्लेयर था, उसके बाद CD DVD आया। तो CD DVD में हम CD प्लेयर DVD प्लेयर यूज़ करते थे। उसमें क्या करते थे, खास करके हमको क्लास में जो भी सॉन्ग बजाने हैं तो उसके थ्रू हम बजाते थे। लेकिन कभी कभी CD में खास करके CD ड्राइव में CD खराब होती थी, स्क्रैच लगते थे, क्योंकि CD को हम बाहर निकालते हैं, रखते हैं अंदर उनके केस में रखते हैं तो थोड़ी खिंचती रहती है धीरे धीरे इधर उधर होने से, तो उसके कारण फिर वो प्रॉपर जो रीड करना चाहिए वो नहीं हो पाता था। आपने देखा होगा कि आप सॉन्ग प्ले करते थे, कभी कभी वो सॉन्ग बीच में रुक जाता होगा, फिर चलता है, फिर रुक जाता है, उसी रीति से वर्क करता था। DVD प्लेयर में भी वैसे ही होता था। तो ये CD और DVD माना, ये CD-ROM माना DVD दोनों एक ही बात है, उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। CD में क्या होता था कि वो 700 MB की आती थी और DVD 2 GB तक, तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती थी। सॉरी, शायद 4 GB, हाँ, DVD में 4 GB तक डाटा स्टोर होता था और उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती थी। तो DVD में और कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं था, सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी का फ़र्क ज़्यादा था। और क्वालिटी वाइज पिक्चर के जो अगर वीडियो हम इसमें यूज़ करते हैं तो वीडियो की क्वालिटी वाइज CD की क्वालिटी इतनी वीडियो में अच्छी नहीं थी, लेकिन DVD की क्वालिटी अच्छी मिलती थी। उसके बाद आगे देखते हैं हम मॉनिटर।
तो मॉनिटर भी एक हार्डवेयर है। तो मॉनिटर में अंदर जो दिखता है वो सॉफ्टवेयर, लेकिन बाहर की साइड का जो फेस है वहाँ कहीं पर हम टच करते हैं तो ये जो भी है आउटसाइड उसको हम हार्डवेयर ही बोलेंगे। मॉनिटर एक डिस्प्ले का काम करता है, माना उसमें जो भी हम डाटा इनपुट आउटपुट करते हैं तो ये सारा वहाँ हमको दिखाई पड़ता है। ये मॉनिटर डिस्प्ले का काम करता है। मॉनिटर में भी काफ़ी छोटे बड़ी साइज आती है। जैसे लैपटॉप का मॉनिटर होता है तो 15-16 इंच तक होता है, लेकिन जो डेस्कटॉप वाला जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसमें मॉनिटर बड़ी साइज का मिलता है, 22 इंच, 24 इंच या तो 27, 32, जितना आप बड़ा लेना चाहिए आपके कारोबार के अनुसार आप ले सकते हैं। उसमें भी कंपनी अच्छी आजकल मिल रही है, तो जो भी अच्छी कंपनी है, डेल है, जो भी है, तो आप वो परचेज कर सकते हैं। कीबोर्ड में आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड इस टाइप का होता है और उसमें भी 2 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड होते हैं। खास करके कीबोर्ड एक तो विथ केबल उसको कोड केबल से कनेक्ट करते हैं, USB में केबल लगता है, या तो वो जो डेस्कटॉप वाली सिस्टम है उसमें उनका स्पेशल कोड लगाने का एक स्लॉट रहता है पीछे की साइड कैबिनेट में, वहाँ लगा के यूज़ करते हैं। और एक होता है वायरलेस। आप यहाँ देख सकते हैं कि वायरलेस कीबोर्ड भी होता है। वायरलेस कीबोर्ड से क्या फ़ायदा होता है कि उसमें केबल नहीं है तो आप थोड़ा दूर बैठे भी उसमें वर्क कर सकते हैं। उसकी कुछ एक रेंज होती है, उतना तक वो वर्क करता है। और उसमें उसके साथ एक USB डोंगल आता है। वो आपको डोंगल USB में का जो पोर्ट है वो पोर्ट में आपको लगाना होता है। और कीबोर्ड के अंदर सेल आते हैं छोटे छोटे, 1 या तो 2 सेल आते हैं, वो डाल के फिर वो शुरू हो जाता है। तो कीबोर्ड में और एक मैं आपको पहले बताऊं कि कीबोर्ड में और एक ही उनसे लेटेस्ट एक आया है, तो वो कीबोर्ड है ब्लूटूथ वाला। ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड जो है उसमें ये फ़ायदा है कि आप उसको ब्लूटूथ से लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, टैबलेट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। माना जहाँ ब्लूटूथ सिस्टम है जिसमें, उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं और टाइप आप उससे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे एक सिस्टम है कीबोर्ड की ब्लूटूथ वाले में, मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड। चाहे आप लैपटॉप का यूज़ करना हो तभी भी कर सकते हैं, फिर आपको मोबाइल के साथ उसको कनेक्ट करके भी यूज़ करना हो तो वही कीबोर्ड आपको वहाँ भी यूज़ में आएगा। और टैबलेट है तो टैबलेट में भी आप यूज़ कर सकेंगे, वो सबसे बेस्ट है। और उसमें कोई USB डोंगल आदि लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सीधा डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, जैसे आप हैंड्स फ्री ब्लूटूथ वाली यूज़ करते हैं उसी रीति से। फिर ये एस्केप की होती है, जो बैक साइड आपको जाना है तो एस्केप लगाना पड़ता है। फिर फंक्शन की होती है यहाँ पर F1, F2, F3 से लेके F12 तक। उसके बगल में एक प्रिंट स्क्रीन है। आपको कोई भी देखो ये स्क्रीन है, आपको ये स्क्रीन आपको प्रिंट लेनी है तो कंट्रोल प्रेस करके आप यहाँ प्रिंट का बटन दबाएंगे, पूरी स्क्रीन ऐसे ही आपको प्रिंट हो जाएगी, माना वो कॉपी हो जाएगी जैसे। फिर समझ लीजिए आपको उसको किसी को देना है। ऑडिटर लोग आपको बोलते हैं कभी कभी, या तो कोई आप क्वेश्चन आंसर सेशन जो अपना ग्रुप सॉरी रहता है क्वेश्चन आंसर का अकाउंट्स का, तो उसमें भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो तुरंत कहते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो वाली स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज दीजिए। तो मेजॉरिटी मैंने देखा हुआ है कि जिनको नॉलेज नहीं है वो क्या करते हैं कि मोबाइल से उनकी स्क्रीन की फ़ोटो निकाल के फिर शेयर करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर वे नहीं है, उसमें क्लियरिटी भी नहीं मिलती और पता भी नहीं चलता है कि आपका क्या प्रॉब्लम है। तो आपका बेटर ये है कि आप कंट्रोल करो, प्रिंट स्क्रीन लो, और हो सके तो आप टेलीग्राम भी अपने लैपटॉप या तो डेस्कटॉप में आप यूज़ कर सकते हो, और वहाँ फिर उसको ये प्रिंट कंट्रोल वे से आप प्रिंट स्क्रीन आप लेते हो। फिर जिसको आपको भेजना है तो आप टेलीग्राम में जाइए और टेलीग्राम में उसका ओपन करिए,
उनको फिर आप कंट्रोल वी वहाँ जहाँ टाइप करना होता है वहाँ आप कंट्रोल वी लगाएंगे या तो प्रेस राइट क्लिक से आप पेस्ट कर सकेंगे। मैंने कंट्रोल वी माना शॉर्टकट है पेस्ट का, तो वहाँ तुरंत ये स्क्रीन वहाँ मिल जाएंगी और आप उनको शेयर कर सकेंगे। ये हमने बताया आपको कंट्रोल इसके साथ प्रिंट स्क्रीन कैसे करना है। फिर स्क्रॉल लॉक भी होता है, स्क्रॉल जो होता है वो उसको लॉक कर सकते हैं। फिर पॉज ब्रेक का भी यहाँ ऑप्शन है। फिर आप देखें तो यहाँ अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक भी यहाँ दिखाया हुआ है। टैब की बैक स्पेस माना आपको थोड़ा कुछ गलती से कुछ ज़्यादा टाइप हो गया उसको डिलीट करना हो तो डिलीट बटन होता है, या बैक स्पेस से भी आप उसको मिटा सकते हैं। फिर इंसर्ट होम पेज अप डाउन एंड सारे यहाँ की रहती है। एंटर लगाने से आगे आगे जा सकते हैं, टैब से भी आगे जा सकते हैं। फिर कैप्स लॉक से क्या होता है, कैप्स लॉक ऑन करने से अल्फ़ाबेटिक जो भी आप टाइप करेंगे वो कैपिटल में होगा, अगर कैप्स लॉक ऑन ऑफ करेंगे तो फिर वो स्मॉल में आएगा। शिफ्ट की के साथ अगर आपको कोई फर्स्ट अक्षर कोई सेंटेंस का है तो फर्स्ट कैरेक्टर को आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो वो अल्फ़ाबेटिक आएगा, और फिर शिफ्ट को छोड़ देंगे उसके बाद जो भी आप टाइप करेंगे स्मॉल में टाइप होगा। स्पेस लगाना हो तो ये जैसे आप मोबाइल के कीपैड को यूज़ करते हैं उसी रीति से कीबोर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ी फंक्शन की जो भी की है ज़्यादा है। यहाँ विंडोज़ की मेनू की भी की है, तो विंडोज़ मेनू खुलेगा जैसे आपकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगी उसी रीति से। यहाँ भी एक्स्ट्रा आपको अल्फ़ाबेटिक के पास ही जैसे न्यूमेरिक का भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो इजी रीति से आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसको नम लॉक भी यहाँ रखा हुआ है, तो न्यूमेरिक जो भी है वो आप प्रेस करेंगे तो लॉक हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। तो फिर से दबाएंगे तो अनलॉक होगा और आप यहाँ से तो एंटर की यहाँ है, यहाँ भी है प्लस माइनस आदि मल्टीपल एडिशनल माना जो भी है ये सारी यहाँ दी हुई है। और भी है यहाँ को फुल स्टॉप का, विराम का, एज की का, वो सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। और शिफ्ट के साथ अगर ये आप जो भी नंबर वाली जो भी चीज़ें हैं वो दबाएंगे तो उनसे ये जो भी उसके ऊपर जो सिंबल दिखते हैं @ एज, ये सारी परसेंटेज एंड ये सब माना यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। बाकी जो फंक्शन की है उसका हर एक सिस्टम में थोड़ा अलग अलग रहता है। कोई में F1 से म्यूट होता है, उसका माना कंट्रोल या तो फंक्शन की के साथ उसको F1 प्रेस करेंगे तो उनका स्पीकर है वो म्यूट हो जाता है। फिर F2 को करेंगे तो स्पीकर का जो वॉल्यूम है वो डाउन होता है। F3 को दबाएंगे उसके साथ फंक्शन के साथ तो स्पीकर का वॉल्यूम अप होता है ना। ऐसे अलग अलग रहता है। F5 से रिफ्रेश होता है, वो तो आप लोग ज़्यादा यूज़ करते होंगे तो पता होगा। ये सारा आपको बताया हमने कीबोर्ड के बारे में। उसके बाद माउस को देख लेते हैं। माउस में भी ऐसे अलग अलग टाइप्स के माउस होते हैं। मैकेनिकल माउस विथ बॉल रोलर, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मैकेनिकल माउस है। इसमें यहाँ ये बॉल आपको दिखेगा नीचे की ओर, ये उल्टा है, नीचे बॉल रहता है और बॉल घूमता है और उसके थ्रू जो हम यहाँ ये पॉइंटर घुमा रहे हैं जैसे जैसे, तो ये पॉइंटर ये बॉल के थ्रू घूमता है और अपना जो भी काम है वो होता है। और माउस में यहाँ ऊपर की साइड एक लेफ्ट की और राइट की होती है, तो कुछ एक काम करना होता है तो हमको राइट क्लिक से ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी कोई फंक्शन ज़्यादा यूज़ करने हो और मेनू खोलना हो कभी राइट क्लिक से भी वो मेनू खोलते हैं, ज़्यादा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर स्क्रॉल करना है तो ये बीच में व्हील होता है, उनसे हम स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंपल जो माउस है उसके बारे में हमने आपको बताया। और भी जो उसके बाद में जो आया लेटेस्ट वाला थोड़ा, तो वो ऑप्टिकल माउस विथ कोड, तो यहाँ कोड आपको दिखता है, वो ऑप्टिकल माउस है। उसमें वो जो चलने वाला है वो फोटो सेल लाइट डिटेक्टर उसमें होता है, यहाँ पर उनके थ्रू ये पॉइंटर चलता है। और एक खास होता है लेड लाइट इमिटर है ना, वो लेड लाइट और फोटो सेल लाइट डिटेक्टर से चलता है और फास्ट तरीके से काम करता है। और ये जो रोल बॉलर होता है
सॉरी बॉल रोलर होता है। तो उसमें क्या होता था कि कभी कभी वो मिट्टी लगने से वो प्रॉपर जो वर्क करना चाहिए, देखो हम यहाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी जब रहती था तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो ठीक से काम करना चाहिए, वो नहीं करता है। तो इसके कारण उसमें वो ज़्यादा समस्याएं आती थी, इसलिए उसको फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में चेंज कर दिया कि उसको फोटो सेल लाइट डिटेक्टर के रूप में यहाँ सिस्टम यूज़ की, और लेड लाइट इमीटर, ये दोनों सिस्टम से फास्ट रीति से अभी ये माउस चलते हैं, और कभी जल्दी से खराब भी नहीं होते, अच्छी रीति से प्रॉपर वे से चलते रहते हैं। और जैसे हमने आपको कीबोर्ड के बारे में बताया कि विद कोड और विदाउट कोड माना वायरलेस सिस्टम से भी चलता है। इसमें भी वायरलेस अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। इसके अंदर सेल डालना होता है माउस के अंदर, और जैसे हमने आपको बताया कि यूएसबी डोंगल आता है, वो लगाना होता है, उसके थ्रू ये कुछ एक रेंज में ये काम कर सकता है, ज़्यादा दूर जाएंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो ये हो गया माउस के बारे में। उसके बाद आपको थोड़ा यहाँ दिखावे कि मैकेनिकल माउस में ये बॉल रोलर जो होता है, तो ये यहाँ होता है, और उसके थ्रू देखो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि ये घूमता है, उसके थ्रू ये घूमता है, और उसके थ्रू हमारा जो ये पॉइंटर अंदर ये घूमता है, ये ऐसे घूमता है। इनसाइड की थोड़ी फोटो रखी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं यूपीएस, यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई, माना यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई जिसको बोलते हैं, उसका मतलब है यूपीएस का फुल फॉर्म। तो ये जो पावर सप्लाई का काम करता है यूपीएस, उसमें खास करके जैसे समझ लीजिए आप पावर बैंक यूज़ करते हैं, आपकी बैटरी डाउन हो जाती है मोबाइल की, तो पावर बैंक, तो एक टाइप का ये पावर बैंक ही आप समझ लीजिए इसको। लेकिन ये क्या करता है कि आपकी जो डेस्कटॉप वाली सिस्टम है, अगर आपके पास ये होता है अगर, तो कहीं भी बिजली जाती है जिस समय कहीं पर भी, तो उस समय ये यूपीएस काम करता है, ये कनेक्ट ही रहता है उसके साथ, सिस्टम के साथ। पहले जो पावर सप्लाई होता है यहाँ इसके अंदर जाता है, और इनसे फिर आउटपुट लेके फिर सिस्टम को मिलता है पावर। और अगर बिजली चली जाती है तो इसके अंदर जो बैटरी बैकअप होता है, उसके थ्रू ये डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करके सिस्टम को एज इट इज चलाता रहता है बिना बंद रुके। क्योंकि पहले क्या होता है कि अगर हम लाइट नहीं चली जाती है, माना बिजली चली जाती है, तो आपकी सिस्टम है वो बंद हो जाती है, और फिर से आपको शुरू करना पड़ता है। समझ लीजिए आपके पास इन्वर्टर है, लेकिन यूपीएस वाला इन्वर्टर नहीं है। तो इन्वर्टर में क्या है होता है कि पावर उसमें भी रहता है, बैटरी तो रहती है, लेकिन जब लाइट चली जाती है तो पहले तो आपकी सिस्टम एक बार तो बंद हो ही जाती है, फिर आपको उसको शुरू करना पड़ता है। तो तब तक आपका जो भी आपका वर्क किया हुआ जो भी है वो सारा सेव नहीं होता है, तो वो फिर चला जाता है, और फिर से आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यूपीएस अगर होता है तो वो सिस्टम को एज इट इज चलाता रहता है, और उसकी बैटरी, यूपीएस की बैटरी मैं समझता हूँ तब तक 2 घंटा माना चल जाती है, और आपकी सिस्टम को चलाता रहता है। और आजकल तो हमने देखा हुआ है कि जो इन्वर्टर है, हम लोगों ने जो सेंटर आदि में इन्वर्टर लगा के रखे हुए हैं, उसमें लेटेस्ट जो सिस्टम आई उसमें विथ यूपीएस आता है इन्वर्टर। तो इसके लिए फिर ये अलग से आपको यूपीएस रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपकी सिस्टम जो है उसको इन्वर्टर पे ले लीजिए, और इन्वर्टर से ही यूपीएस का भी काम होता रहेगा, अलग से आपको यूपीएस लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो उसके बाद देखते हैं कैबिनेट। कैबिनेट का सबको पता है, इस टाइप का डिब्बा रहता है, और यहाँ ये यूएसबी स्लॉट रहते हैं, यहाँ माइक्रोफोन का एक होता है, एक हेडफोन का एक स्लॉट रहता है, यहाँ सीडी डीवीडी जो भी उसका रहता है स्लॉट, और ये पावर ऑन ऑफ का यहाँ बटन भी रहता है, रिस्टार्ट का भी रहता है आगे की ओर। ये छोटा यहाँ रिस्टार्ट का होगा, इसको ऑपरेट करने का होगा। अलग अलग टाइप्स के मॉडल होते हैं, इसमें थोड़ी सी अलग अलग सिस्टम्स भी होती है अपनी अपनी। इन साइड में से देखेंगे तो मदरबोर्ड का यहाँ दिखता है, एसएमपीएस यहाँ दिखता है, हार्ड ड्राइव आदि यहाँ रहती है उसमें, तो सारा यहाँ दिखेगा। और बैक साइड में आप देखेंगे तो एसएमपीएस केस का यहाँ आएगा, फिर मदरबोर्ड का यहाँ जो भी स्लॉट बाहर आउटपुट मिलता है वो यहाँ, और जो सिस्टम फैन एक रहता है, तो सिस्टम फैन का एक केस यहाँ रहता है, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी उसमें
हो जाए तो फिर वो प्रॉपर नहीं करेगा, इसलिए उसमें जो भी हीट होती है उसको आउट करने के लिए एक सिस्टम फैन यहाँ लगा रहता है। फिर एड ऑन कार्ड्स केस, माना और भी आपको कुछ मॉडेम, ग्राफिक्स कार्ड, ग्राफिक्स डिजाइन के लिए या तो वीडियो एडिटिंग के लिए ज़्यादा आपको ऐड करना हो तो आप यहाँ वो स्लॉट ऐड कर सकते हैं। फिर अभी देखेंगे हम आउटपुट, जो भी सिस्टम है आउटपुट डिवाइसेस है, तो उसमें खास प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर्स में बहुत सारे वेराइटीज प्रिंटर होते हैं अलग अलग टाइप्स के, जो भी हम टेक्स्ट आदि को या तो पिक्चर्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर में क्या होता था कि उसमें अलग अलग ये जैसे कीबोर्ड टाइप का ये यहाँ की रहती है। जैसे आप कोई भी एक की समझ लीजिए आपने आर प्रेस किया तो अंदर यहाँ व्हील, डेजी व्हील माना इसको इसलिए बोलते हैं कि अंदर व्हील रहता है। जैसे आपने आर टाइप किया तो व्हील घूमेगा और आर वहाँ छप जाएगा उसके ऊपर, पेपर के ऊपर। फिर आपने पी प्रेस किया तो पी छप जाएगा। उसी रीति से वो व्हील घूमता रहेगा, जो भी कैरेक्टर आप प्रेस करेंगे वो व्हील का वहाँ कैरेक्टर आ जाएगा, पेपर के ऊपर छप जाएगा। उनके थ्रू ये चलता है, तो उसको हम डेजी व्हील प्रिंटर इसलिए उसको कहते हैं। जैसे टाइपराइटर मशीन, डेजी व्हील, लेकिन आजकल ये कभी यहाँ कहीं पर भी दिखता नहीं है क्योंकि इसका अभी यूज़ नहीं हो रहा है, इतना कम हो गया है। कुछ स्थानों पे ही इसका यूज होता होगा, ज़्यादा यूज नहीं होता। उसने सिंपल ब्लैक एंड वाइट माना, और ब्लैक एंड वाइट में भी सिर्फ अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक ही इसमें आप प्रिंट निकाल सकते हैं, ग्राफिक्स आदि का प्रिंट निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये अभी आजकल कहीं कहीं पर दिखता है, जैसे रेलवे स्टेशन आदि में, कहीं पर मॉल या तो जैसे मेडिकल शॉप होती है वहाँ यूज़ होता होगा। तो उसमें खास करके इसमें छोटे छोटे पिन्स लगे होते हैं, उसके ऊपर इंक वाली रिबिन रहती है। इंक वाली रिबिन से वो पिन्स के हेड चलते हैं और पेपर के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स के रूप में वो प्रिंटिंग करता है, इसलिए उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्योंकि छोटे छोटे बिंदु जो होते हैं उसके ही थ्रू ही उसकी लिखत होती है। और ये सिंपल प्रिंटर है, इसमें कलर नहीं हो सकता है, सिंपल ब्लैक एंड वाइट, और उसमें ग्राफिक्स का भी इसमें कुछ नहीं हो सकेगा। हाँ, सिंपल आपने और आप पेपर रखा है ग्राफिक्स वाला और उसके ऊपर आप उसको प्रिंट कर लेंगे। जैसे आपको यहाँ पेपर दिखता है कि ICICI बैंक का लोगो आदि सब लिखा हुआ है, लेकिन उसमें उन्होंने सॉफ्टवेयर में सेटिंग किया हुआ है कि जहाँ वो टाइप करना चाहे वैसे सेटिंग है, तो ये वहाँ अमाउंट का जो कॉलम होगा वहाँ अमाउंट टाइप हो जाएगा, डेट का कॉलम होगा डेट, सब उसमें सेटिंग रहता है और प्रिंट होते हैं छोटे छोटे डॉट के रूप में। उसके बाद है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में एक स्प्रेयर होता है, स्प्रेयर से वो हेड चलता है और उनसे ही पूरी प्रिंटिंग होती है। उसमें कलर प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं, और इसमें अलग अलग इंक की कार्ट्रिज रहती है, और कार्ट्रिज के साथ यहाँ छोटी छोटी बोटल्स के रूप में यहाँ इंक भरने की वो छोटी बोटल्स रहती है, तो उनसे ही इंक वहाँ खींचती है। यहाँ उसकी नली रहती है अलग अलग, और यहाँ से कार्ट्रिज के अंदर इंक जाती है और इंक हेड के थ्रू यहाँ पेपर पे मिलती है और प्रिंटिंग हो जाती है। इसमें कलर, ग्राफिक्स डिजाइन जो भी आप करते हो, फोटोकॉपी या तो फिर कलर फोटोकॉपी जो भी आपको करना है सब कुछ यहाँ। इसमें स्कैनर भी इनबिल्ट आता है, जैसा आप चाहो खरीद सकते हो, लेकिन ये थोड़ा क्वालिटी वाइज तो अच्छा है लेकिन कॉस्टली है। इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा आपको आएंगी, इसलिए सेंटर वालों के लिए बहुत काम की चीज़ नहीं है, सेंटर वालों के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि कॉस्ट वाइज ज़्यादा उसकी कॉस्टिंग आती है। फिर दूसरी बात आपको ये भी बता दें कि इंकजेट प्रिंटर के अंदर आप अगर यूज़ नहीं करते ज़्यादा समय, 15-20 दिन अगर पड़ा रहता है ये प्रिंटर, तो उसकी जो इंक है वो जम जाती है कार्ट्रिज के अंदर, फिर वो कार्ट्रिज फेल हो जाती है और कार्ट्रिज आप नहीं खरीदने जाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा आएगी, इसलिए ये आपके लिए ठीक नहीं है। अगर सेंटर वालों को अगर परचेज करना है तो ये वाला प्रिंटर सबसे बेस्ट है, लेसरजेट। लेसरजेट प्रिंटर में उसकी टेक्नोलॉजी जो है
तो वो लेसर प्रिंटर्स माना प्रोड्यूसर वेरी हाई क्वालिटी। उसमें आप कलर वाला भी ले सकते हैं, लेकिन हमको कलर वाले लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है, और कलर वाला थोड़ा कॉस्टली भी आता होगा लेने में, परचेज करने में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमको मोस्ट ऑफली जो भी हमारे यज्ञ के कारोबार के लिए ब्लैक एंड वाइट ही हमको चाहिए, ब्लैक इंक वाला ही चाहिए। तो इसमें एक ड्रम होता है, उसके अंदर बारीक गन माना पाउडर छोटा रहता है, एकदम बारीक गन पाउडर रहता है, उसके थ्रू ये प्रिंटिंग करता है। ड्रम घूमता है और प्रिंट होता है पेपर के ऊपर। ये फास्ट थोड़ा है प्रिंटर, फास्ट रीति से, और क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, और बहुत ही कम रेट में आपको प्रिंट करके देता है। तो सेंटर के लिए लेसर जेट सबसे बेस्ट है। इसमें HP है या तो फिर कैनन का है, सारी कंपनियों का जो प्रिंटर आता है वो सबसे अच्छा प्रिंटर है। इसमें आप स्कैनर के साथ भी ले सकते हैं, इसको इनबिल्ट स्कैनर भी आता है, स्कैन कॉपी और प्रिंटिंग, तो 3-in-1 करके आता है, तो वो भी अच्छा है। आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसमें आप सिर्फ जेरोक्स आपको माना फोटोकॉपी करनी है, तो आपको सिस्टम भी ऑन नहीं करना होगा, पावर सप्लाई ऑन करेंगे और फोटोकॉपी का बटन दबाएंगे ऊपर से, तो पेपर जो अभी आप रखेंगे वो आपको फोटोकॉपी आपको प्रिंट होके आपको मिल जाएंगे। सबसे बेस्ट लेसर जेट प्रिंटर है। उसके बाद देखेंगे LCD और LED। उसमें भी कलर प्रिंटिंग होता है। उसमें टच स्क्रीन वाली LCD आती है, स्क्रीन वाली, उससे वो सेटिंग आदि जब करते हैं तो उससे ईजी वो सेटिंग करते हैं। फिर उसमें कलर जैसे CMYK की मशीन प्रिंट होती है, 12x18 इंच का जो पेज, या तो उनसे भी बड़ा आपको निकालना हो तो वो भी प्रिंट निकाल सकते हैं। लेकिन ये प्रोफेशनली जो भी वर्क करते हैं उसके लिए ठीक है, हमारे सेवा केंद्र के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टिंग वाला है। उसके बाद आगे देखेंगे लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर का उपयोग वहाँ होता है जहाँ बहुत सारा और फास्ट रीति से प्रिंटिंग करना होता है। आपको यहाँ पता चलता ही होगा कि जैसे पूरे पेपर्स का एक बंडल रख देते हैं और यहाँ उसको प्रिंट करते रहते हैं। तो इसका खास करके जहाँ ज़्यादा कारोबार होता है वहाँ ये पूरी ही लाइन वेरी फास्ट प्रिंटर है, एक साथ पूरी लाइन ही प्रिंट होती रहती है और फास्ट काम करता है, लेकिन क्वालिटी एकदम लो है, प्रिंटिंग क्वालिटी वो ठीक नहीं है। तो लाइन प्रिंटर का जहाँ ज़्यादा यूज़ होता है, प्रोफेशनली वर्क होता है, वहाँ ये यूज़ होता है। फिर है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर का तो आप सभी को अनुभव ज़्यादा है, क्योंकि ऑडिट के वक्त भी जब ये वाला प्रिंट आप लेके जाते हैं तो तब तक तो इसमें कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि 15-20 दिन के बाद ही इसमें जो भी प्रिंट दिखता है वो धीरे धीरे कम दिखने लगता है, जो प्रिंट हुआ है वो। तो इसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे सेंसिटिव जो भी पेपर है, थर्मल सेंसिटिव पेपर इसको बोलते हैं, उसका पेपर भी अलग टाइप का होता है, और उसमें छोटी छोटी पिंस जो होती है हीटिंग के कारण फिर उसमें हीट होती है और उसके कारण फिर वो प्रिंटिंग होता है, इसलिए उसको थर्मल प्रिंटर बोलते हैं। लेकिन उसमें इंक आदि कुछ नहीं रहता है, ये सिर्फ हीटिंग के कारण ही प्रिंट होता है, उसका स्पेशल पेपर होता है उसके ऊपर, और इसके कारण थोड़े समय के बाद 15-20 दिन के बाद वो जो भी प्रिंट हुआ है वो क्लियर नहीं दिखता है, फिर या तो बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है धीरे धीरे कोई पार्ट्स। तो फिर उसके कारण हम क्या बोलते हैं कि भाई आप उसको फोटो कॉपी करो, या तो फिर मोबाइल में एक फ़ोटो निकाल के रखो, तो ये सबसे बेटर वे है। क्योंकि ये थर्मल प्रिंटर का बिल बहुत हमको मिलते हैं अलग अलग स्थान से, जैसे बिल है या तो बैंक से रिसिप्ट उनकी मिलती है, कोई ऑटो सिस्टम जो मशीन होती है या तो ATM मशीन है, उसमें भी ये ज़्यादा थर्मल प्रिंटर का उपयोग होता है। मॉल में जाएंगे तो मॉल में भी थर्मल प्रिंटर का उपयोग होता है। बस के अंदर टिकट निकालते हैं तो बस इसके टिकट में भी ये थर्मल प्रिंटर का उपयोग ज़्यादा होता है। ये हो गया थर्मल प्रिंटर। उसके बाद देखते हैं स्कैनर। स्कैनर को मोस्ट ऑफ सभी ने देखा होगा, और आजकल अलग से कोई स्कैनर लेने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि प्रिंटर के साथ मिलता ही है इनबिल्ट। प्रिंटर में 3-in-1 वाला आप लेते हो तो उसमें ही स्कैनर आता है, तो उसमें स्कैन कॉपी आदि सब करते हैं, तो उसमें से भी आप स्कैन करते हैं।
तो इसको स्कैनर को कंप्यूटर के या तो लैपटॉप के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, तो उसमें कोई भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करके प्रिंट या तो कहीं भेजना हो तो आप भेज सकते हो। क्वालिटी वाइज अच्छा है, लेकिन आजकल इसका उपयोग इसलिए कम हो गया है क्योंकि क्या होता है, स्कैन हम कैसे करते हैं, पहले कैम स्कैनर से करते थे, अभी क्लियर स्कैनर या तो डॉक्यूमेंट स्कैनर से हम स्कैन करते हैं और हम अपना कारोबार इजी रीति से कर लेते हैं। तो ये हो गई एक इनपुट डिवाइस, क्योंकि इसमें इनपुट हम जो भी हमको करना है, फोटो आदि कलर फोटो आपको समझ लीजिए ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। एक हो गया स्कैनर। दूसरा स्कैनर यहाँ बगल में दिख रहा है, वो है बारकोड रीडर स्कैनर होता है जो। तो वो जो भी कोई भी चीज़ आप मॉल में देखेंगे कि बारकोड वाली स्कैनर में बारकोड एक लगा रहता है, सॉरी चीज़ के ऊपर एक बारकोड लगा रहता है और वो उसके सामने ये वाला स्कैनर लगाते हो। आपने देखा होगा मॉल में, तुरंत वो फटाफट आपकी जो भी चीज़ें आपने परचेज की है उसकी बिल वो हाथों से नहीं बनाते, क्योंकि इतना समय भी नहीं मिलता है उनके पास, ज़्यादा वो क्वांटिटी में आता है, ज़्यादा लोग होते हैं, तो फास्ट उसको स्कैन करके वो पूरी कुंडली दिखा देता है चीज़ का नाम, कौन सी कंपनी का है, कौन सी कंपनी की चीज़ है, कौन सी एक्सपायरी डेट है उसकी, उनका अमाउंट क्या है, तो सारा डेटा उसको बिल में छप जाता है या कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाता है और बिल सीधा उनका जनरेट हो जाता है। तो ये काम में खास आता है, मॉल आदि में इसका ज़्यादा यूज़ होता है और भी बहुत सारे स्थान पे यूज़ होता होगा। तो ये हो गया स्कैनर का। उसके बाद थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए हम आपको बताए, तो जनरल नॉलेज में अलग अलग पेन ड्राइव आप यूज़ करते होंगे, फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आप देखे होंगे, जो हार्ड डिस्क एक तो अंदर रहती है सिस्टम के अंदर और दूसरी रहती है एक तो जो भी आप अलग से आपको अगर डेटा स्टोर करना हो, आप समझ लीजिए कि आपको कंप्यूटर में आपकी हार्ड ड्राइव थोड़ी छोटी है ना, उनकी कैपेसिटी कम है, 500 GB की है, तो वो फुल हो जाती, तो उसके बाद आप अलग से हार्ड ड्राइव ले सकते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जिसको बोलते हैं। उसमें भी अलग अलग कंपनी की मिलती है, वो आप जो अच्छी लगे वो कंपनी की ले सकते हो। तो उसमें भी 1 TB माना 1000 GB 2000 GB से भी ज़्यादा मिलती है। आपको जितनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की ज़रूरत है उस अनुसार आप ले सकते हो। फिर एक्सटेंशन USB केबल, अगर आपका कोई प्रिंटर आदि कहीं दूर है तो उसको एक्सटेंशन केबल लगाना है, तो ये USB केबल भी ऐसा आता है कि एक्सटेंशन कर देता है। एक साइड स्लॉट वाला आता है, दूसरी साइड वो जो आपका दूसरा केबल लगाना है वो स्लॉट आता है, और उससे आपकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है केबल की, और थोड़ा दूर होता है प्रिंटर आदि, तो उसको स्कैनर हो, प्रिंटर हो, या तो कोई भी आपको और कोई चीज़ कनेक्ट करनी हो तो आप कर सकते हैं। फिर USB हब, ये USB हब का आपको हम बताए। USB हब में क्या होता है कि जैसे आपको पावर एक्सटेंशन बोर्ड होता है, एक प्लग से आप बहुत सारे प्लग बनाते हैं पावर एक्सटेंशन से, उसी रीति से USB हब में एक USB स्लॉट होता है, तो उसमें से आप लगा के 5-6 या 7-8 अलग अलग टाइप के USB मिलते हैं, जितना आपको जितनी कैपेसिटी वाला आपको ज़रूरत है उस रीति से आप परचेज कर सकते हैं। ये हो गया जनरल नॉलेज के बारे में। फिर अभी थोड़ा आपको बताते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर में सबसे पहले होता है OS सिस्टम, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। OS सिस्टम माना ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ये मेन सॉफ्टवेयर होता है और उनके थ्रू ही और सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं। सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डालना बहुत ज़रूरी होता है, उसके थ्रू ही आपका और कारोबार चलता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं डोज बेस। जैसे आपको बताया पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, डोज बेस वो चलता था, लेकिन उसमें ग्राफिक्स आदि का, प्रिंटिंग आदि का, ऑडियो वीडियो का वो कुछ उसमें नहीं होता था। सिंपल अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक वर्क्स ही होता है, कैलकुलेशन आदि का। फिर उसमें हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें मोस्ट ऑफली 3 प्रकार की 3 टाइप्स की होती है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक OS X और यूनिक्स। ये खास 3 प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, लेकिन उसमें खास करके हम यहाँ इंडिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसमें भी अलग अलग टाइप्स के, पहले 95, 98 विंडोज़
आपने कोई किसी किसी में देखा होगा। फिर उसके बाद लेटेस्ट आया थोड़ा थोड़ा, मैं समझता हूँ तब तक XP आया, उसके पहले एक भी आया था। उसके बाद फिर विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, तो ये अलग अलग उसके वर्जन जो भी अपडेट होते रहते हैं वो हम यूज़ करते हैं। ये मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम आपको बताया। उसके बाद थोड़ा बता देते हैं कि उसके अंदर फिर जो भी आपको ज़रूरी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो एक है MS ऑफिस। इसमें MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई आपको लेटर टाइप करना है या तो कुछ आपको डाटा, कुछ स्टूडेंट आदि का कुछ रिकॉर्ड बनाना हो, उनका एज कितने क्या है, तो एक्सेल शीट भी होता है। फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप यहाँ देख ही रहे हैं, आपको हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से इसमें बना हुआ है और आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। फिर पेज मेकर है। पेज मेकर में खास करके कोई बुक आदि प्रिंटिंग करानी हो, टाइप करना है, तो पेज मेकर में इजीली आप टाइप करके प्रिंटिंग का कारोबार आपका कर सकते हैं। इसके बाद कोरल ड्रॉ फोटोशॉप। तो ये कोरल ड्रॉ फोटोशॉप खास करके आप यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो आपको कार्ड बनाना है, बैनर आदि बनाने हो, बड़े होर्डिंग बनाने हैं, तो उसमें आप डिजाइन करके फिर प्रिंट निकाल सकते हैं। वरना अपने सेंटर पे प्रिंट नहीं निकाल सकेंगे, लेकिन उसको फिर स्टोर करके वो फाइल बना के कहीं आप दूसरे स्थान पे जहाँ पर प्रोफेशनली वर्क होता है वहाँ से आप प्रिंटिंग करवा सकते हैं। PDF रीडर राइटर की बताने की ज़रूरत नहीं, वो आप तो PDF आदि सब बनाते ही है, उसको एडिट भी करते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैनर आदि में बनाते हैं या तो फिर क्लियर स्कैनर में भी यूज़ करते हैं। ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर का भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मोबाइल में आप लोग ऑडियो वीडियो प्ले करते हैं उसी रीति से लैपटॉप कंप्यूटर में भी उसी रीति से उसके प्लेयर होते हैं। विंडोज़ मीडिया प्लेयर आदि, VLC प्लेयर आदि में आप यूज़ करते होंगे। उसके बाद दिखाते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस में खास करके भाई जी बार बार बताते हैं कि अगर आपके पास लाइसेंस वाला विंडोज़ है सिस्टम, तो उसमें विंडोज़ डिफेंडर करके एक एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर उसके इनबिल्ट आता है और अच्छे से वर्क करता है, तो आपको अलग से कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो वो सॉफ्टवेयर आपको जिस समय के अनुसार आपको यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हो। ये हो गया थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में। उसके बाद यज्ञ के अंदर उसका यूटिलाइजेशन क्या है वो भी थोड़ा आपको बता दें। खास करके कंप्यूटर का यूज़ ऑनलाइन एकोमोडेशन, ये कंप्यूटर या लैपटॉप का उसके रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। उसमें भी अभी मना मोबाइल से भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको कंप्यूटर से ही करना है, लैपटॉप से ही करना है। अगर आपको तुरंत कुछ कारोबार करना है तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में भी उसकी वेब खुल सकती है और आप उनसे भी कारोबार कर सकते हैं। फिर पेड ऑफिस का भी, पेड डिपार्टमेंट का भी आप लोगों ने किया होगा मोस्ट ऑफली सभी सेंटर ने, कि उसका भी कारोबार है तो वो कंप्यूटर से, लैपटॉप से और मोबाइल से भी उसका भी हो सकता है। ऑनलाइन अकाउंटिंग कनेक्ट वन का है, तो मोबाइल से पहले नहीं होता था, अभी मोबाइल की सिस्टम अभी आई है, कनेक्ट वन वेब बना है, तो मोबाइल एप्लीकेशन में से भी, अभी एप्लीकेशन से तो नहीं हो रहा है लेकिन वेब बेस्ड सिस्टम है, तो हम गूगल क्रोम से इनको यूज़ करते हैं मोबाइल में। बाकी गूगल क्रोम से लैपटॉप और कंप्यूटर में भी हम यूज़ करते हैं कनेक्ट वन को। फिर डॉक्यूमेंटेशन वर्क, और कनेक्ट वन का सॉफ्टवेयर जो है वो खास करके लैपटॉप और डेस्कटॉप में चलता है। उसका स्पेशल सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करके उसमें हम एंट्री आदि भी अभी भी कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन वर्क कोई करना है तो उसके लिए BKI मेल का आप सभी को पता है कि जो भी मधुबन रोजरी के थ्रू मेल आते हैं, यज्ञ के जो भी मेल है, वो अगर आपके पास BKI का मेल एड्रेस अगर आपके पास है तो उसमें सारी जो भी इंफॉर्मेशन है अकाउंट्स के रिलेटेड, एकोमोडेशन के रिलेटेड, पेड डिपार्टमेंट और भी सारे जो भी डिपार्टमेंट्स है, यज्ञ की जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनके थ्रू आपको मैसेज के थ्रू मिलती रहती है ईमेल में। जॉन लॉयल के मैसेज भी आपको ईमेल से आपको प्राप्त होते रहते हैं आपके जोन से। फिर अगर आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप है तो एयरबस, रेल टिकट आदि आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप नेट बैंकिंग भी सीख लेते हैं या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी आप करते रहते होंगे कुछ ना कुछ। फिर डिजाइनिंग, पब्लिशिंग, जैसे हमने बताया कि फोटोशॉप कोरल ड्रॉ है, तो उसके थ्रू हम प्रिंटिंग आदि का भी कारोबार कर सकते हैं।
अगर आप सीखते हैं तो हो सकता है जहाँ बड़े बड़े सेंटर होते हैं वहाँ मोस्ट ऑफली डिजाइनिंग आदि का सीखते हैं और करते भी हैं। ऑडियो वीडियो प्लेइंग, एडिटिंग, मिक्सिंग, माना वीडियो का जो भी आपको अगर उसके सॉफ्टवेयर आप सीखेंगे तो उसके थ्रू आपको कोई वीडियो का ऑडियो का भी सॉफ्टवेयर आता है, कूल एडिट है, या तो एडब ऑडिशन है, या तो एडब का प्रीमियर प्रो है, तो उस पर वीडियो एडिटिंग मिक्सिंग होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है तो आप यूज़ करके उसमें आप काम कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग आदि, जैसे आजकल तो अमेज़न है, फिर और भी अलग अलग जो भी कंपनियां हैं उनसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के थ्रू थोड़ा आपको इजी तरीके से आपको कुछ कारोबार करना है ऑनलाइन तो भी आप कर सकते हैं। फिर थोड़ा हम बताते हैं आपको कि जो भी फाइल आप सेव करते हैं, परमानेंट स्टोरेज करते हैं जैसे हार्ड ड्राइव में, तो हर एक सॉफ्टवेयर का जो भी सेव करते हैं फाइल तो अलग अलग उसकी फाइल बनती है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें उसके एक्सटेंशन जो है, वो एक्सटेंशन से पता चलता है कि ये कौन सी फाइल है, या तो उसके आइकन से पता चलेगा कि कौन सी फाइल है, आइकन से भी पता चलता है। तो वर्ड की फाइल है तो .doc उसका एक्सटेंशन लगेगा। एक्सेल की फाइल होती है तो उसमें सेव करते हैं तो .xls, ये वो सॉफ्टवेयर उसको रीड कर सकता है इसी फाइल से। अगर एक्सेल की फाइल में आप वर्ड में खोलने जाएंगे तो नहीं खुलेंगे, क्योंकि उसका जो एक्सटेंशन है प्रॉपर एक्सटेंशन से प्रॉपर उसकी एप्लीकेशन में ही वो खोल पाएगा। फिर पावर पॉइंट का है तो ppt है, पेज मेकर है तो .pmd है, कोरल ड्रॉ में .cdr है, फोटोशॉप में .psd, फिर इमेज फाइल में जेपीजी, पीएनजी, बिटमैप, टिप, पीडीएफ, फ़ॉन्ट की फाइल टीटीएफ, ऑडियो प्लेयर है तो MP3 वेव और भी है उसमें बहुत सारी फाइल। फिर वीडियो में MPEG-4 माना MP4, AVI, MPEG सिंपल, फिर MKLV, VLC, अलग अलग उसमें भी वीडियो फॉर्मेट में भी अलग अलग उसके एक्सटेंशन बने हुए हैं। तो हर एक के एक्सटेंशन अलग अलग है और अलग अलग एप्लीकेशन से वो फाइल यूज होती है। इंटरनेट के बारे में आपको थोड़ा बता देवे कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक ऐसे सिस्टम है कि एक कंप्यूटर को दुनिया के किसी भी कोने में दूसरा कंप्यूटर के साथ उसको जोड़ने का जो काम करता है वो इंटरनेट है। उसमें डेटा इधर से उधर जाता है, जैसे कि ईमेल से, या तो और भी बहुत सारे आजकल तो वे है, तो उसमें जैसे आप व्हाट्सएप से डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, या तो टेलीग्राम है, बहुत सारी आजकल अलग अलग ऐप बनी हुई है, उनसे भी इंटरनेट के थ्रू आप दूसरे स्थान पे आपको फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, या तो कोई टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का जो भी आपको करना है कारोबार आप कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है कि जिसके थ्रू एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट करता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, या टैबलेट हो, या मोबाइल हो। फिर इंटरनेट में देखेंगे कि इंटरनेट कनेक्शन माना डायल अप मॉडेम पहले आते थे, वो डायल अप मॉडेम किसी किसी ने देखा होगा, लेकिन उनकी स्पीड इतनी नहीं थी। फिर उसके बाद आया ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड में थोड़ी स्पीड अच्छी मिलती थी और ब्रॉडबैंड आज भी यूज़ हो रहा है। फिर आया डोंगल। डोंगल में सिम कार्ड लगता है, तो सिम कार्ड से वो फिर क्या होता है, आपको डेटा मिल जाता है। वो यूएसबी पोर्ट में डोंगल लगाते हैं, उसमें सिम कार्ड रहता है और वो चलता है इंटरनेट उसके थ्रू। फिर हॉटस्पॉट, आप आजकल मोबाइल से हॉटस्पॉट करके डेटा यूज़ करते होंगे, इंटरनेट यूज़ करते होंगे। और भी जैसे आपको पता हो तो ये हमने बताया था कि जियो फाई का वो भी हॉटस्पॉट करके देता है, वाईफाई कनेक्ट कर उसमें होता है। फिर वाईफाई क्या है, तो वाईफाई एक ऐसी सिस्टम है कि उसमें एक या तो कंप्यूटर या स्मार्टफोन या अदर कोई डिवाइस उसको कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट कम्युनिकेशन विद अनदर वायरलेसली विद इन ए पर्टिकुलर एरिया, माना उसका एक एरिया फिक्स रहता है कि कोई भी एक डिवाइस ऐसी है कि उस डिवाइस को आप जैसे मॉडेम रखा हो तो उसकी कोई रेंज है तो उसके रेंज में ही वो चलेगा, उसकी रेंज के बाहर आप जाएंगे तो इंटरनेट आपका बंद हो जाएगा। तो ये वाईफाई सिस्टम होती है। इंटरनेट ब्राउजिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग माना
आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जैसे ओपेरा है, फिर ये मोज़िला फायरफॉक्स है, लेकिन अभी तो हम वो सब नहीं यूज़ करते। खास करके जो सबसे बेस्ट है वो हम कनेक्ट वन के लिए भी यूज़ करते हैं, वो है गूगल क्रोम। तो गूगल का जो क्रोम है वो एक ब्राउजिंग सिस्टम है, और वो ब्राउज़र से फिर हम और भी जैसे वेबसाइट आदि को यूज़ करना हो तो आप कर सकेंगे। उसके बाद देखेंगे BKIV ईमेल का, लेकिन वो आज नहीं रहेगा, वो हम नेक्स्ट सेशन में उसका इंट्रोडक्शन आदि सब करेंगे BKIV का। फिर कनेक्ट वन ट्रेनिंग में हम दिखाएंगे आप लोगों को अकाउंटिंग का, इनकम का, एक्सपेंडिचर का, क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो इनकम और एक्सपेंडिचर वाला है। इसमें लॉस और वो इनका वो कुछ नहीं है ना। जो प्रोफेशनली जो वर्क होता है उस रीति से हमारा वर्क इसमें नहीं होता है, इसलिए हमारा सिर्फ इनकम माना आमदनी जो होती है भंडारी से, चाहे डोनेशन से या और रीति से, और फिर हमारा जो भी खर्चा होता है वही हमको दिखाना होता है। फिर आइटम, उसके हेड्स, एसेट्स, प्रॉपर्टी के बारे में, एंट्रीज के बारे में, ये सारा आपको हम सिखाएंगे। ओम शांति, धन्यवाद।